नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचने के लिए खुद को एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में जितने सिविल केसेस चल रहे हैं ज़्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। और किसी प्रॉपर्टी के बारे में एक बार कोई सिविल केस हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी सालों साल डिस्प्यूटेड ही रहती है। इसलिए हमें प्रॉपर्टी खरीदते टाइम काफ़ी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो किसी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, तो उसकी खरीद के टाइम आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वो वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखें। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से कोई फ्लैट प्लॉट या किसी कॉम्प्लेक्स में से कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कौन कौन से फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, और लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि ऐसे फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप अपने लीगल नॉलेज को अपडेट रख सकें। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी सबसे ज़्यादा बार होने वाला फ्रॉड टाइटल फ्रॉड ही है। दोस्तों, काफ़ी बार बिल्डर ऐसी लैंड को बेच देते हैं जो उनकी होती नहीं है। काफ़ी बार डेवलपर्स की कोशिश होती है कि वो लैंड खरीदने के पहले ही बायर्स की तलाश शुरू कर देते हैं ताकि बायर्स से रुपए इकट्ठे करके वो लैंड खरीद सकें और उनको अलग से फंड का अरेंजमेंट ना करना पड़े। काफ़ी बार लैंड पर मॉर्गेज होता है या कोई कोर्ट केस चल रहा होता है, और कई बार बिल्डर ज़मीन खरीदकर प्रोजेक्ट बनाने की बजाय ज़मीन के ऑनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो हो सकता है उनके बीच में कोई विवाद हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको बिना पोजीशन के ईएमआई भरनी पड़े। काफ़ी बार एग्रीकल्चर लैंड पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है और बिल्डर लैंड यूज चेंज ही नहीं करवाता, या फिर प्रोजेक्ट के केवल कुछ भाग का लैंड यूज चेंज करवाकर बाकी पार्ट ऐसे ही बेच देते हैं। काफ़ी बार बिल्डर ज़रूरी अप्रूवल्स लिए बिना प्रोजेक्ट में बुकिंग चालू कर देते हैं और बाद में अप्रूवल ना मिले तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, साथ ही आपके रुपए भी अटक जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का टाइटल फ्रॉड ही है। आपको किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां लैंड यूज चेंज नहीं हुआ हो या फिर सारे टाइप के अप्रूवल्स नहीं मिल गए हों। टाइटल फ्रॉड के बाद मोस्ट कॉमन फ्रॉड है डिले इन पोजीशन। ये तो इतना ज़्यादा है कि लगभग हर प्रोजेक्ट में देखा जा सकता है कि पोजीशन टाइम पर नहीं मिलता। प्रोजेक्ट में डिले होने का कारण ये होता है कि जब प्रॉपर्टी के भाव में तेजी होती है तो बिल्डर रुपए आपसे इकट्ठे करके प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय दूसरी लैंड खरीदने में लगा देते हैं, और अगर किसी कारण से उनके रुपए अटक जाते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए फंड की कमी आ जाती है, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। ऐसे में आपकी तो ईएमआई शुरू हो चुकी होती है लेकिन आपको पोजीशन नहीं मिलता। अगर आप पहले से रेंट पर रहते हो तो रेंट का भार भी आप पर बिना मतलब पड़ता है। इसके लिए बिल्डर के पहले के प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और उसने अपने पिछले प्रोजेक्ट में पोजीशन टाइमली दिया है या नहीं। इसके बाद फॉल्स प्रॉमिस फ्रॉड भी काफ़ी कॉमन है। जब बिल्डर को बुकिंग लेनी होती है तो वो काफ़ी सारे झूठे वादे करते हैं, जैसे कि आपको 10 से 20% डिस्काउंट दे देंगे, एश्योर्ड रिटर्न दे देंगे, या फिर एक निश्चित टाइम में एश्योर्ड डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको पेनल्टी का भुगतान बिल्डर करेगा। काफ़ी बार तो बिल्डर बाईबैक का ऑप्शन भी देता है कि अगर आप प्रोजेक्ट के साथ नहीं रहना चाहते तो आपके फ्लैट को वो ही एक निश्चित अमाउंट पर बाईबैक भी कर लेंगे। ये सारी बातें तब तक तो होती हैं जब तक बिल्डर के पास रुपए ना चले जाएं, लेकिन एक बार रुपए आपकी जेब से निकल जाएं तो बिल्डर को कुछ भी याद नहीं रहता और आप ठगे जाते हैं। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लुभावने वादे आपसे किए जाएं तो आपको ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली काफ़ी बार होता है। काफ़ी बिल्डर्स को जब ये पता चल जाता है कि वो प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकेंगे तो एक ही यूनिट को एक से ज़्यादा लोगों को भी बेच देते हैं और बाद में खुद तो भाग जाते हैं, और जिन जिन लोगों को वो यूनिट बेची है वो आपस में लड़ते रहते हैं। ये भी एक टाइप का फ्रॉड है जो काफ़ी कॉमन है। इसके लिए भी सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। एक और टाइप का फ्रॉड है रस्ड सेल्स फ्रॉड। इसमें बिल्डर ये दिखाता है कि सारे फ्लैट्स बिक गए हैं, केवल 2-3 ही बाकी हैं और कीमत भी बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके टाइटल के बारे में ज़्यादा विचार किए बिना ही बायर प्रॉपर्टी को खरीद ले।
जब भी कोई बिल्डर आपको ऐसा कहे कि आप तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए नहीं तो मौका फिर नहीं मिलेगा, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और पूरी छानबीन करनी चाहिए। काफ़ी बिल्डर एश्योर्ड इंटरेस्ट भी ऑफर करते हैं। इसका मतलब है कि वो बुकिंग के टाइम ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रुपए लेने की कोशिश करेंगे और आपको कहते हैं कि अगर आप टोटल अमाउंट का 50 या 70% अभी दे देते हैं तो हम आपको पोजीशन देने तक 12% से या किसी निश्चित रेट से इंटरेस्ट देते रहेंगे। और तो और इसके साथ वो डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो ये भी एक टाइप का ट्रैप हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने एश्योर्ड रिटर्न का लालच देकर लोगों से रुपए इकट्ठे कर लिए और बाद में या तो वो भाग गए या फिर खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा लिया। ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर ये फ्रॉड करते हैं, काफ़ी अच्छे बिल्डर हैं जो एश्योर्ड रिटर्न देते हैं, लेकिन इस टाइप के फ्रॉड भी काफ़ी होते हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है फोर्स्ड कैंसिलेशन फ्रॉड का। फोर्स्ड कैंसिलेशन को कुछ यूँ समझिए कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें रेट काफ़ी कम होता है और शुरू में ग्राहकों को डिस्काउंट वगैरह भी दिया जाता है। फिर 2-3 साल में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है तो उसमें रेट्स काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। तो काफ़ी बिल्डर कोशिश करते हैं कि पहले से जिन लोगों ने बुकिंग कम पैसों में करवा रखी है उनको कैंसिल करके नई बुकिंग ले ली जाए ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। इसके लिए बिल्डर ये टेक्निक अपनाते हैं कि अगर आपकी एक भी पेमेंट डिले हो जाए या आप पोजीशन में डिले या अन्य कोई शिकायत करते हैं तो आपको बुकिंग कैंसिल करने के लिए फोर्स किया जाता है। ऐसे में आपसे कैंसिलेशन चार्ज भी वसूल किया जाएगा और आपकी यूनिट भी बिल्डर किसी अन्य को ऊंचे दाम में बेच देगा। इस प्रकार बिल्डर को डबल प्रॉफिट मिलता है। कई बार तो पोजीशन को जानबूझकर डिले किया जाता है ताकि लोग पैनिक होकर बुकिंग को कैंसिल करने पे मजबूर हो जाएं। इस टाइप की चीज़ों से बचने के लिए अच्छा रहेगा कि आप उसी प्रोजेक्ट में परचेज करने वाले अन्य लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहें और एक ग्रुप बना लें ताकि आप लोग ग्रुप में डिसीजन ले सकें और ग्रुप होने से एक टाइप का प्रेशर भी बिल्डर पर रहता है। एक और टाइप का फ्रॉड होता है कि जो प्लान शुरू में बना था और जिस प्रोजेक्ट को आपने समझकर अपना पैसा लगाया था उस प्रोजेक्ट में पैसे बचाने के लिए बिल्डर बहुत सारे चेंज कर देते हैं और आपको वो चीज़ डिलीवर ही नहीं होती जिसके लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। जैसे कि शुरू में आपको फ्लोरिंग के लिए, बाथरूम फिटिंग्स के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए अच्छे ब्रांड्स बताए गए, लेकिन बाद में बिना ब्रांड की घटिया चीज़ें लगा दी जाती हैं। जो आपको सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है वो तो ऐसा लगता है कि आपके सपने का घर यही हो, लेकिन जब वास्तव में आपका फ्लैट बनकर तैयार होता है तो उसकी क्वालिटी काफ़ी घटिया दे दी जाती है। ये फ्रॉड भी काफ़ी बार होता है। ये भी आम बात हो गई है कि बिल्डर सुपर बिल्टअप एरिया को बढ़ा हुआ दिखा देते हैं और उसके आधार पर आपसे ज़्यादा पैसे वसूल कर लेते हैं। यहाँ पर सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब है कॉमन टाइप के एरिया जैसे गैलरीज, पार्किंग, सीढ़ियाँ, इस टाइप की जगहों से है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर बिल्टअप एरिया का कैलकुलेशन कैसे करना है और ये कितना होगा, इसके लिए पहले से ही एग्रीमेंट करते टाइम लिखित में ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन सभी टाइप के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले टाइटल फ्रॉड से बचने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी यही कहूँगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें उसके टाइटल की जांच एक्सपर्ट से ज़रूर करवाएं। आप सेलर या डीलर से उसके टाइटल के सारे पेपर्स लेकर किसी एडवोकेट से उस पर सर्च कराएं और एडवोकेट की राय प्राप्त करें। टाइटल के साथ साथ आप ये भी पता करें कि लैंड यूज को चेंज करवाया गया है या नहीं और बिल्डर ने सारे टाइप्स के अप्रूवल्स लिए हैं या नहीं। टाइटल सर्च करवाने से आपको प्रॉपर्टी परचेज करने का डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके बाद जो बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि उसने पास्ट में जो प्रोजेक्ट किए हैं उनमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसी प्रोजेक्ट में और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनसे भी मिलना चाहिए और उनके एग्रीमेंट की कंडीशंस को भी देखनी चाहिए। तीसरा, आप जो भी यूनिट परचेज कर रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल आपको समझनी चाहिए। बिल्डर जो भी प्रोमिसेस आपसे करे वो सारे आपको रिटर्न में लेने चाहिए। और एक ध्यान देने वाली बात कि उस प्रोजेक्ट को रेरा ने अप्रूव किया है या नहीं और उस प्रोजेक्ट को बैंक से लोन मिला है या नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें होने पर प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आजकल हर प्रोजेक्ट को रेरा से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं इसके लिए आप रेरा की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोजेक्ट को बैंक से फाइनेंस मिला है इसका मतलब ये है कि बैंक ने उसके टाइटल को और अप्रूवल्स को चेक करके फाइनेंस दिया है।
तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी काफ़ी सेफ हो जाता है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके और बिल्डर के बीच होते हैं उनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उनकी टर्म्स से ही बिल्डर आपको बांधने की कोशिश करता है। कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दीबाजी मत कीजिए, पूरी तरह से प्रोजेक्ट को समझकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को इस सब्जेक्ट पर एजुकेट करें, जिसके लिए आप हमारे चैनल के वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं या फिर आप अपने किसी मैटर पर मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहे नंबरों पर फ़ोन या फिर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।